नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। जनहित मतलब जनता के लिए, जनता का, जनता से जुड़ा टीवी शो। जनहित मतलब आपका, समाज का, पूरे राष्ट्र का शो। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित। सबसे पहले दिखाते हैं आज खबरों के मेन्यू में क्या क्या है आपके लिए बेहद खास। जनहित में सबसे पहले बात करेंगे कश्मीर की। 4 आतंकी हमलों के बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या यह कश्मीर में आतंकवाद का कमबैक है? हम आपको बताएंगे कि यह कश्मीर नहीं, नए कश्मीर पर हमला है। आतंकवादियों का गुलमर्ग तक पहुंच जाना नए कश्मीर के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। इसके बाद हम महाराष्ट्र की पारिवारिक लड़ाई दिखाएंगे। परिवारवाद से हर पार्टी इनकार करती है, तो फिर चुनाव में परिवारवाद की काट के लिए परिवार से कोई क्यों ढूंढा जाता है? महाराष्ट्र की चुनावी लड़ाई में भी यही दिख रहा है। हम आज आपको उसके कुछ ताजा उदाहरण दिखाने वाले हैं। हम बात करेंगे दिल्ली के प्रदूषण की भी। साफ हवा और पानी आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन क्या कहें जब देश के चीफ जस्टिस ही जहरीली हवा से बचने के लिए घर से ना निकल पा रहे हों। हालांकि उसी दमघोटू हवा में आज अरविंद केजरीवाल फिर दिल्ली से वोट मांगने निकल पड़े। इसके बाद हम जस्टिन ट्रूडो की नई करतूत दिखाने वाले हैं। कुल्हाड़ी पर पैर मारना कोई ट्रूडो से सीखे। अब उन्होंने भारतीयों के लिए कनाडा के दरवाजे बंद करने जैसा फैसला लिया है। इसमें कनाडा का भला ही वो भूल गए। ट्रूडो कैसे खालिस्तानियों के आगे सरेंडर करेंगे, उसकी एक गवाही भी दिखाएंगे। और कनाडा का भला ही कैसे भूल रहे हैं ट्रूडो, ये भी बताएंगे। और आखिर में हम आपको कमाई से जुड़ी एक खबर दिखाने वाले हैं, लेकिन ये भी कहेंगे भूल से भी इसे प्रोफेशन बनाने की ना सोचें। लखनऊ में हर भिखारी महीने के 90,000 रुपए कमा लेता है। लखनवी तहजीब देखिए कि लोग भिखारियों को हर दिन 63 लाख रुपए की भीख दे देते हैं। तो आखिर तक जुड़े रहिए जनहित के साथ। चलिए शुरू करते हैं जनहित की पहली बड़ी खबर। और आज की सबसे पहली बड़ी खबर जनहित में बात कश्मीर की करेंगे, जो आतंकवादियों को रास नहीं आ रहा। आतंकी बौखलाए हुए हैं कि राज्य में शांति कैसे है, चुनाव कैसे हो गए, चुनी हुई सरकार वहां पर कैसे बन गई। इसीलिए अब वही हालात पैदा करने की कोशिश में है जो 2019 के पहले थे, जिसमें सिर्फ दहशतगर्दी थी। आप जानते हैं ये कहां से आती है? इंसानी जान की कीमत होती है, चाहे कोई भी हो, किसी भी शक्ल में हो। गुलमर्ग में हुए आतंकी हमले के बाद आतंक ने एक बार फिर नए कश्मीर में अपनी दस्तक दी है। जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनने के बाद गुलमर्ग में हुआ चौथा हमला, जिसमें इस बार सेना टारगेट की गई है। आतंकी हमले के बाद एहतियात के तौर पर गुलमर्ग की गोंडोला राइड टूरिस्ट के लिए बंद कर दी गई है। गुरुवार की रात गुलमर्ग में हुए हमले में सेना के 3 जवान शहीद हो गए। 2 पोर्टर्स की भी मौत हो गई है। सुबह सुबह जब हमने ये दुख भरी खबर सुनी है, बहुत ही अफसोस हुआ है और पूरा गांव इस सदमे में बराबर शरीक है और सारे लोगों की आंखें नम है। 9 दिन पहले उमर सरकार आने के बाद एक के बाद एक आतंकी हमले इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि आतंकियों ने 5 साल आतंक नहीं छोड़ा था, सिर्फ एक ब्रेक पर गए थे। इनकी जो रोजी रोटी थी वो यही थी और ये कोई कंफर्म जॉब नहीं था इसके लिए, और 6 महीने के लिए वहाँ गया था, तो वहाँ ये हादसा हो गया। हम इतना ही कह सकते हैं इस स्टेज पे कि इंसाफ की ज़रूरत है। हमलों के पीछे आतंकियों की बौखलाहट साफ है कि अगर कश्मीर में शांति पिछले 5 साल की तरह स्थायी हो गई तो अलगाववाद का एजेंडा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये हमले उसी चिंगारी को फिर हवा देने की कोशिश है। गुलमर्ग, सोनमर्ग ये वो इलाके हैं जहां आतंकवाद के दौर में भी टूरिस्ट पहुंच जाते थे, क्योंकि यहां तक खतरा आता नहीं था। आतंकवादियों की 2 रणनीति साफ साफ दिखती है। पहली कि बाहरी मजदूरों को निशाना बनाओ ताकि डेवलपमेंट के काम रुक जाएं, और दूसरी उन इलाकों को टारगेट करो जहां बड़ी तादाद में टूरिस्ट पहुंचते हैं। यानी वो दोनों चीजें टारगेट हैं जहां पर 370 हटने के बाद बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। एक एक करके कुछ आंकड़े आपके सामने रखते हैं। 2019 में करीब 1 करोड़ 62 लाख टूरिस्ट जम्मू कश्मीर पहुंचे थे, लेकिन 2023 तक पर्यटकों की तादाद बढ़कर 2 करोड़ 12 लाख तक जा पहुंची, जिससे टूरिज्म इंडस्ट्री में 31% तक का उछाल आ गया।
इसका असर यह हुआ कि जिस जम्मू कश्मीर की जीडीपी 2019-20 तक 1,64,135 करोड़ रुपए थी, वो 2022-23 में बढ़कर करीब 1.5 गुना बढ़कर 2,27,797 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। साफ है कि पर्यटन बढ़ने से ही जम्मू कश्मीर के हालात बदले, अर्थव्यवस्था में सुधार आया और लोगों की माली हालत भी बदली। लेकिन यही बदलाव दहशतगर्दों को रास नहीं आ रहा। इसीलिए आतंकी अब गुलमर्ग जैसे टूरिस्ट स्पॉट और गांदरबल जैसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाले इलाकों में खून खराबे की बदौलत खौफ कायम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। 3 दशक की दहशतगर्दी के बाद कश्मीर बड़ी मुश्किल से अपना तकदीर बदल पाया। कश्मीर के वो नेता जो कल तक आतंकवादियों की खुलकर मुखालफत नहीं कर पाते थे, अब वो भी कह रहे हैं कि कश्मीर पुराने दौर में नहीं लौटना चाहिए। देखिए। वायलेंस किसी चीज का सलूशन नहीं है। कोई भी इंसानी जान जाए गलत बात है। हम चाहते हैं कि आगे हम अमन के दिन देखें और हम पाकिस्तान का हिस्सा बनने वाले नहीं। ये वही चेहरे हैं जिन्होंने बरसों बरस एक ही रट लगाए रखी कि पाकिस्तान से बात किए बिना कश्मीर के हालात नहीं बदलेंगे। लेकिन फारूक का नया बयान सुनिए और सोचिए कि क्या आतंकी हमलों के बाद फारूक की पाकिस्तान नीति बदल गई है। आप जानते हैं ये कहां से आते हैं और वो तब तक बंद नहीं होगा जब तक कोई रास्ता नहीं ढूंढा जाए इस मुसीबत से निकलने का। बेगुनाह मारे जाते हैं और हम पाकिस्तान का हिस्सा बनने वाले नहीं हैं। सिर्फ अब्दुल्ला ही नहीं, दहशतगर्दी को कश्मीर आवाम का जायज गुस्सा बताने वाले नेताओं के भी बोल बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। हम तमाम स्टेक होल्डर से यही गुजारिश करेंगे, स्टेट एक्टर्स नॉन स्टेट एक्टर से मारा मारी हमें कहीं नहीं ले जाएगी। इंसानी जान की कीमत होती है, चाहे कोई भी हो, किसी भी शक्ल में हो। वायलेंस बिल्कुल तरीका नहीं है, इससे कश्मीर बदनाम होगा। इसलिए हमारी गुजारिश है उन लोगों से भी कि वायलेंस छोड़ दीजिए। वायलेंस किसी चीज का इलाज नहीं है। हालांकि नए नए हमलों से सवाल उठ रहे हैं कि क्या घाटी में सचमुच कुछ नहीं बदला है। विपक्षी पार्टियों को मौका मिल गया है और उन्होंने सरकार पर निशाने साधने शुरू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री देश की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से फेल्योर है। ये आपकी जिम्मेदारी है। 10 दिन यहाँ हत्याएं हो रही है जम्मू कश्मीर में, मणिपुर में। ये आपकी जिम्मेदारी है या नहीं? पूरा दिन राजनीति, सीट का बंटवारा, सरकार गिराना, ये उनका काम चल रहा है। गृह मंत्रालय का काम कब होता है? वहीं शोपियां, गांदरबल और गुलमर्ग में हमलों के बाद अब सेना और सरकार से जवाबी कार्रवाई की मांग भी उठने लगी है। जारी मारो, चार के बदले जारी मारो, चार के बदले जारी मारो। आगे बढ़ते हुए लेकर चलते हैं आपको सियासी खबरों की तरफ। अभी जब महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार तेज होगा तो आप देखिएगा कि सारे मुद्दों में परिवारवाद भी एक बड़ा मुद्दा होगा। लेकिन परिवारवाद की काट भी शायद परिवारवाद ही है, यह हम नहीं कह रहे। तमाम पार्टियों का टिकट बांटने का पैटर्न ये बता रहा है। देखिए। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे वर्सेस मुरली देवड़ा के बेटे मिलिंद देवड़ा। शरद पवार के भतीजे अजित पवार वर्सेस अजित पवार के भतीजे युगेंद्र पवार। आनंद दिघे के शिष्य एकनाथ शिंदे वर्सेस आनंद दिघे के भतीजे केदार दिघे। ये महाराष्ट्र की नई पॉलिटिकल फैमिली पिक्चर है जिसमें बेटा, चाचा, भतीजा, गुरुचेला सारा फैमिली फ्लेवर है। उद्धव की शिवसेना ने मुंबई की वर्ली सीट से कल ही नामांकन किया और आज शिंदे की शिवसेना ने आदित्य ठाकरे के सामने मिलिंद देवड़ा को उतार दिया। शाम को मिलिंद देवड़ा ने कंफर्म भी कर दिया, पूरी मुंबई को बता दिया कि वर्ली सीट पर बहुत मजा आएगा। मिलिंद दक्षिण मुंबई से 2 बार कांग्रेस सांसद, केंद्र में मंत्री रहे हैं। आदित्य भी उद्धव सरकार में मंत्री रहे हैं। ये उनका दूसरा चुनाव है। 2019 में 66,000 वोट से वो जीते थे। जुमले चलते नहीं है। महाविकास आघाड़ी कितने पे रहेगी सर? ज्यादा से ज्यादा, और सीट सरकार भी बनाएगी। वहीं बारामती सीट पर चाचा भतीजे की लड़ाई है। इस बार अजित पवार खुद चाचा हैं और जिस सगे भतीजे से टक्कर मिलने वाली है वो है युगेंद्र पवार। युगेंद्र पवार अजित पवार के बड़े भाई के बेटे हैं। लोकसभा चुनाव में युगेंद्र ने बुआ सुप्रिया सुले को जिताने और चाची सुनित्रा पवार को हराने में पूरी ताकत लगाई थी।
बड़े पवार ने उसी का इनाम देकर युगेंद्र को चुनाव में उतार दिया है। अजित पवार बारामती से 7 बार जीते हैं, ये उनका 8वां चुनाव है। वहीं कोपरी पंचपखाड़ी सीट पर गुरु चेले की लड़ाई पहले ही फिक्स हो चुकी है। इस सीट पर आनंद दिघे के राजनीतिक वारिस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे फिर मैदान में है। बदले में उद्धव की शिवसेना ने आनंद दिघे के भतीजे केदार दिघे को शिंदे के सामने उतारकर चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। वैसे महाराष्ट्र चुनाव में मराठा आरक्षण भी एक मुद्दा है, लेकिन आज आरक्षण का वो मुद्दा वापस जिंदा किया गया जो पिछले दिनों राहुल गांधी के एक बयान से छिड़ा था। बीजेपी ने कहा संविधान और आरक्षण को खतरा है तो कांग्रेस पार्टी से है। जब तक भारत का संविधान है और भारत में भाजपा है, आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। जो लोग संविधान का रोज मर्डर करते, खून करते हैं, वो बीजेपी आज हमारे को संविधान समझाएगी। हम हमेशा से ही कहते आए हैं कि कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी है। आरएसएस हमेशा कहती आई है कि आरक्षण खत्म करने की जरूरत है। हर कोई आरक्षण बचाने के लिए सियासी मैदान में उतर चुका है, तो सवाल है कि आरक्षण को खतरा किससे है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस आज नामांकन कर कैमरे के सामने आए तो उनकी जुबान पर पहला शब्द आरक्षण के बचाव वाला ही आया। कांग्रेस हमेशा बाबा साहब की विरोधी रही है, आरक्षण की विरोधी रही है। इसी प्रकार के विचार नेहरू जी ने भी रखे हैं, इंदिरा जी ने भी रखे हैं, राजू जी ने भी रखे। अब विदेशों में जाकर राहुल जी भी रख रहे हैं और उनके जो चेले हैं सब सारे वही बात कह रहे हैं। गांधी परिवार के साथ फडणवीस ने जिन नाना पटोले का नाम लिया, उन्हीं के बयान से महाराष्ट्र के चुनाव में आरक्षण की एंट्री हुई। राहुल गांधी जी ने जो बात बोली थी कि जब हमारे देश में सब लोग समान हो जाएंगे और सबको न्याय मिलेगा, सब आर्थिक और शैक्षणिक मजबूत हो जाएंगे, तो आरक्षण ये अपने आप सोचने का विषय होगा। ये भूमिका राहुल जी ने रखी थी और जब राहुल जी ने ये भूमिका रखी तो ये बाबा साहब की भूमिका है। दरअसल राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा था कि बराबरी होने पर आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचा जाएगा। राहुल के बयान का बचाव करते करते नाना पटोले सेल्फ गोल कर बैठे। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को थाली में सजाकर बड़ा सा मुद्दा दे दिया और अब कांग्रेस के सहयोगी डैमेज कंट्रोल में जुटे हुए हैं। नाना पटोले जी का बयान सुना नहीं है, पर राहुल गांधी जी का बयान जो अमेरिका में था और जिस तरीके से एक एडिटेड वर्जन देश में फैलाने का काम किया था, वो अनफॉर्चुनेट था। अमेरिका में राहुल के बयान को बीजेपी ने हरियाणा चुनाव में खूब भुनाया और अब पटोले ने आरक्षण का जो बम फोड़ा है, उससे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। महाराष्ट्र की सियासत से आपको लेकर आते हैं राजधानी दिल्ली। सर्दियां शुरू होने से पहले ही दिल्ली एक बार फिर से गैस चैंबर बन गई है। प्रदूषण से लोगों का बुरा हाल है। आज तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कह दिया, ऐसे में कौन मॉर्निंग वॉक पर जाए, मैं तो सुबह घर में ही रहता हूं। आसमान में जमी धुंध और हवा में तैरती धूल, दिल्ली वालों को ऐसी ही सांस लेने की आदत पड़ चुकी है। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को इस प्रदूषण की वजह से सुबह सैर की आदत बदलनी पड़ गई है। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते उन्होंने कुछ दिनों से मॉर्निंग वॉक करना बंद कर दिया है, क्योंकि सुबह प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ा हुआ रहता है और हवा में धुआं साफ साफ दिखता है। ऐसे हालातों में सैर करना सेहत के लिए फायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदायक होगा। दिल्ली में हर दिन के साथ AQI लेवल लगातार बढ़ रहा है, मतलब राजधानी की हवा और जहरीली होती जा रही है। दिल्ली के अस्पतालों में प्रदूषण से पीड़ित मरीजों की संख्या 25 से 30% बढ़ चुकी है, जिनमें सबसे ज्यादा बच्चे और बुजुर्ग हैं और ज्यादातर मामले अस्थमा, सांस की परेशानी और गले के इन्फेक्शन से जुड़ी हुई है। ENT OPD में जो साइनोसाइटिस के पेशेंट है वो सडनली काफ़ी बढ़ गए हैं। मेडिसिन OPDs में जो प्रीडोमिनेंट पेशेंट इस समय है वो हमारे खांसी के, गला खराब के या स्पूटम प्रोडक्शन बलगम आ रहा है। खासकर जो पेशेंट जिनको पहले से सांस की प्रॉब्लम थी उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ गई है। डेफिनेटली यस। इन दिनों दिल्ली में औसत AQI करीब 300 के आसपास रहता है, जो सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। लेकिन इस मुसीबत को खत्म करने की बजाय इस पर सिर्फ राजनीति हो रही है। मेरा कहना है भाजपा के लोगों से ये नौटंकी बंद करो, काम करो।
प्रदूषण नियंत्रण को लेकर जिम्मेदार लोगों का ये रवैया तब है जब दिल्ली में अभी हरियाणा और पंजाब की पराली का धुआं भी नहीं पहुंचा है। वैसे दिल्ली में सिर्फ वायु प्रदूषण पर ही नहीं, यमुना के प्रदूषण पर भी सियासत का सीजन है। नेता यमुना के प्रदूषण पर भी एक दूसरे से बराबर भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल आज फिर से दिल्ली की जनता से वोट मांगने के लिए निकल पड़े। पहली तस्वीर में यमुना में डुबकी लगाते दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और दूसरी तस्वीर तमाशबीनों के बीच ड्रोन उड़ाते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय। दिल्ली में हवा से लेकर पानी तक प्रदूषण फैला हुआ है, लेकिन जिनके कंधों पर दिल्ली वालों का ये संकट दूर करने की जिम्मेदारी है, वो प्रदूषण के नाम पर सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स चमका रहे हैं। दोबारा कुर्सी पाने के लिए दिल्ली की गलियों में जनता दर्शन कर रही है, लेकिन 10 साल मुख्यमंत्री रहते हुए कई बार यमुना को साफ करने का वादा करके केजरीवाल हर बार मुकर गए। अरे हमने सारी सीवर लाइन डाल दी ना, इट टेक्स टाइम। 70 साल में जो काम नहीं हुआ था हमने करके दिखा दिया 3-4 साल में। अच्छा, अगर आप जेल में जाते तो अब तक यमुना साफ हो जाती? 100%। अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन को अगर जेल नहीं भेजते तो यमुना को साफ हम कर देते हैं 2025 तक। जी पक्का 100%, 100% ठोक के जाता हूँ मैं। अचानक दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष को भी यमुना की याद आ गई, क्योंकि अगले साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसीलिए यमुना में ऐसी डुबकी लगा दी मानो गंगा नहाने गए हों। लेकिन त्योहार से पहले वीरेंद्र सचदेवा पूरे साल कभी भी यमुना किनारे दिखाई नहीं दिए। प्रदूषण पर दिल्ली में हो रही पॉलिटिक्स की ताजा तस्वीरें हैं ये, जिन पर दिल्ली के पॉल्यूशन से निपटने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। वो ड्रोन से पॉल्यूशन कंट्रोल करने का फॉर्मूला लेकर आए हैं। इसके माध्यम से आसमान से जगह जगह जो भी प्रदूषण पैदा करने वाले सोर्स हैं उनको चिन्हित किया जाए और उसके अनुसार अपनी कार्य योजना फोकस तरीके से बनाई जाए। दिल्ली में जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी, प्रदूषण को लेकर हालात और बिगड़ेंगे, लेकिन मिलकर इस समस्या का समाधान करने के बजाय केंद्र और दिल्ली सरकार का ज्यादा फोकस इस वक्त एक दूसरे को गलत साबित करने पर लगा हुआ है। क्या कभी आपने सोचा है कि दिल्ली में यमुना पर सियासत हर साल इसी वक्त क्यों होती है? आपको बता देती हूं, क्योंकि दिवाली के बाद छठ होती है। दिल्ली में लाखों पूर्वांचली वोट हैं, उन्हें डुबकियां लगानी है और जब चुनाव आएंगे तो इन्हीं पूर्वांचलियों के वोटों में पार्टियां और नेताओं को डुबकियां लगानी है। उम्मीद है मेरी बात आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर बड़ा आरोप सामने आया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती, इसीलिए अरविंद केजरीवाल पर हमले की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने केजरीवाल पर हमला करवाया है। आम आदमी पार्टी की ओर से यह बड़ा आरोप लगाया गया है। विकासपुरी में पदयात्रा के दौरान हमले का आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से लगाया जा रहा है। बीजेपी के लोग केजरीवाल के पास तक पहुंच गए थे, यह कहना है आम आदमी पार्टी का। केजरीवाल को कुछ भी हुआ तो फिर इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार होगी। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को चुनाव में हरा नहीं सकती है, इसलिए वो इस गंदी राजनीति पर उतरकर अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करना चाहते हैं, उनकी जान लेना चाहते हैं। आगे बढ़ते हुए लेकर चलते हैं हैदराबाद, जहां पर एबीपी न्यूज का सदर्न राइजिंग समिट 2024 हुआ, जिसमें राजनेताओं समेत देश की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं। समिट में तेलंगाना की सीएम रेवंत रेड्डी ने केंद्र पर राज्यों को मदद देने में भेदभाव का आरोप लगाया। हैदराबाद में एबीपी न्यूज के सदर्न राइजिंग समिट की शुरुआत तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के भाषण से हुई। सीएम रेवंत ने पहले अपनी सरकार के कामों को गिनाया, देश के लिए गांधी परिवार के योगदान को सराहा और साथ ही पीएम मोदी को निशाने पर ले लिया। तो जरूर वो देश की प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, क्योंकि मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी गरीबी से आए, गरीबी दिखा के प्रधानमंत्री बने। मैं राहुल जी, मोतीलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी, दे हैव सैक्रिफाइस्ड thousands of crores. They have come from very rich family. And Indira ji, Rajiv ji, they have sacrificed their lives for the country. शहीद हुए इस देश के लिए। सोनिया जी, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पदवी त्याग किए। तो 6 जनरेशन दे हैव सैक्रिफाइस्ड देयर मनी, देयर लाइफ्स,
देयर पोजीशंस। सरकार ने बंगला खाली करवाए तो राहुल जी को जाने के लिए घर नहीं था, अमीर से लेकर गरीब बन गए। रेवंत रेड्डी ने गुजरात पर विशेष ध्यान समेत फाइनेंस कमीशन के जरिए वित्तीय मदद में भेदभाव का आरोप लगाया। 15 साल में नरेंद्र मोदी जी इस देश को क्या दिया, आज इस देश का युवा सोचना है। एबीपी न्यूज के सदर राइजिंग समिट में कई बड़े मुद्दों पर बात हुई, जिन्हें आप एबीपी न्यूज के यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पर विस्तार से देख सकते हैं। पूरा देश विमानों को मिल रही अनजान धमकियों से परेशान है। अब तक ऐसी 250 धमकियां मिल चुकी हैं। आज हैदराबाद में एबीपी न्यूज के सदर्न समिट में नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया कि सरकार इनसे कैसे निपट रही है। देखिए। समिट में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू भी पहुंचे। बीते कुछ दिनों से फ्लाइट में हॉक्स कॉल के कई मामले सामने आए। मंत्री महोदय के सामने एबीपी न्यूज ने समिट में पहला सवाल यही उठाया, तो मंत्री जी ने भी अपने जवाब से सरकार के कदमों से अवगत कराया। One thing we thought was let us change the legislation a little bit, especially the aircraft security rules, so that we can put him in the no-fly list. So that is one for a beginning. And second, we have a SUASCA Act, which is the unlawful activities regarding civil aviation. And when we saw the act, it was covering these kind of offences when they were in flight. So we wanted to extend it to on-ground flight and at airport flights also. So that is another legislation that we are proposing, and it is getting vetted by other ministerial consultations also. So I feel that these two are going to act as a deterrent when you try to find out the person who is behind this. सरकार के ये कदम जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। फॉक्स कॉल को लेकर दिल्ली पुलिस भी एक्शन मोड में है। पिछले 12 दिन में 275 से ज्यादा विमानों को फॉक्स कॉल हुए। ज्यादातर धमकियां सोशल मीडिया के जरिए दी गईं। विमानन कंपनियों को बम की धमकी वाले संदेशों के बारे में डेटा साझा करने के लिए कहा है। साथ ही दिल्ली पुलिस की साइबर सेल की अलग अलग टीमें उड़ानों पर जारी खतरों को लेकर एक्स और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की गतिविधियों पर अपनी निगाह रखी हुई है। लेकर चलते हैं आपको उत्तरकाशी, जहां पर मस्जिद हटाए जाने को लेकर बात इतनी बढ़ी कि हिंदू संगठन सड़क पर आ गए। भीड़ ने पथराव कर दिया तो लाठियां चलने लगी। इन सब के बीच हिंदूवादी संगठन ये मांग कर रहे हैं कि मस्जिद को सरकारी नियंत्रण में लिया जाए, नहीं तो विरोध उनका और ज्यादा उग्र होगा। एक मस्जिद को लेकर इस तरीके का बवाल कुछ दिनों पहले तक शिमला में था। अब उत्तरकाशी इसका गवाह है। हिंदुओं की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई मस्जिद के खिलाफ ये हिंदू संगठनों की जनाक्रोश रैली थी। पुलिस ने भीड़ को मस्जिद की ओर जाने से रोका तो पथराव शुरू हो गया। पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा। इन्होंने वो रूट छोड़ करके ये कोशिश की कि दूसरे रूट से जाएं, तो वहाँ पर रोकने की कोशिश में थोड़ी धक्का मुक्की हुई। उसके बाद फिर उन्होंने पत्थरबाजी की। भूमि और इन सब चीजों को देखा गया तो उनकी अपनी प्राइवेट लैंड पर बनी है। इस तरह की कोई बात नहीं है कि इलीगल तौर पर बना हुआ, बहुत पहले से बनी हुई मस्जिद है ये। पुलिस के लाठीचार्ज के बाद शहर में तनाव के हालात हो गए। कई हिंदू नेताओं को भी चोटें आईं। लाठीचार्ज के खिलाफ हिंदू संगठनों ने आज उत्तरकाशी बंद का ऐलान किया था, जिसका बड़ा असर दिखाई दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार नाकाम साबित हुई है। घटनाओं के पीछे सब भाजपा के चेहरे हैं और राज्य में सरकार भी उन्हीं की है। यदि सरकार ही संविधान की धज्जियां उड़ाना चाह रही है। वहीं बीजेपी ने कहा कि दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। पूरे प्रदेश की डेमोग्राफी परिवर्तित करने के लिए कई षड्यंत्रकारी काम कर रहे हैं। इसको लेकर के भी कहीं न कहीं ये जनाक्रोश आम जनता में है। प्रशासन हालात पर नजर रखे हुए है। वहीं हिंदू संगठन लाठीचार्ज के बाद डीएम के निलंबन पर अड़ गए हैं। एक नेता कैसे एक के बाद एक अजीब फैसले लेता है, इसका नमूना है कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो। नया फैसला ये लिया है कि बाहर से आने वालों की संख्या में 20% की कटौती कर दी जाएगी। कनाडा में किसी दूसरे देश से जाने, रहने और बसने वालों में सबसे ज्यादा भारतीय हैं। ट्रूडो ये भूल गए कि ये फैसला कनाडा को ही भारी पड़ने वाला है। Today I rise in this house to offer an apology
on behalf of the Government of Canada for our role in the Komagata Maru incident. More than a century ago, a great injustice took place. Canada's government was, without question, responsible for the laws. 18 मई 2016 का दिन, जब संसद में खड़े होकर जस्टिन ट्रूडो ने 110 साल पुरानी घटना कामागाटा मारू को लेकर माफी मांगी थी। 23 मई 1914 को समुद्री जहाज कामागाटा मारू कनाडा के वैंकूवर तट पर पहुंचा था, जिसमें 340 सिख, 24 मुसलमान और 12 हिंदू भी मौजूद थे। लेकिन तत्कालीन कनाडा सरकार ने जहाज को 2.5 महीने तक तट पर रोके रखा। 2.5 महीने तक जहाज में लोग भूखे प्यासे रहे और निराश होकर वतन लौट आए। ट्रूडो ने माफी से इस ऐतिहासिक गलती को सुधारने की कोशिश की थी। लेकिन अब यही जस्टिन ट्रूडो अप्रवासियों के लिए दरवाजे बंद करना चाह रहे हैं। अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए कनाडा फर्स्ट के नारे की आड़ लेकर बाहरियों को रोकने और कनाडाई लोगों को ही नौकरी देने का शिगूफा छोड़ रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो के इस सियासी ऐलान के बाद इस फैसले से प्रवासी और युवाओं के बीच बेरोजगारी बढ़ सकती है, खासकर वो भारतीय छात्र जो शॉपिंग मॉल, फूड स्टोर और रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं। ट्रूडो ने इसे इकोनॉमी सुधारने के लिए जरूरी कदम बताया है। लेकिन कनाडा फर्स्ट की असलियत ये है कि कनाडा में अगले साल चुनाव है। ट्रूडो हर मोर्चे पर घिरे हुए हैं। उनकी अपनी पार्टी के सांसद ही उन्हें इस्तीफे के लिए अल्टीमेटम दे चुके हैं। America first, America first. ये भी माना जा रहा है कि अपने नागरिकों को दूसरी नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए ट्रूडो ने कनाडा फर्स्ट का आइडिया अमेरिका फर्स्ट के नारे से उठाया है। हालांकि ट्रूडो को ये भी पता है कि डोनाल्ड ट्रंप को इसका फायदा नहीं मिला था। जस्टिन ट्रूडो के बारे में कनाडा के अंदर ही ये बहुत मशहूर है कि वो बिना सोचे समझे काम करते हैं, बिना तोले बोलते हैं। पिछले दिनों आपने देखा भी कि कैसे खालिस्तानी आतंकी की कही बातों पर उन्होंने भारत से रिश्ते बिगाड़ लिए। इस फैसले में भी ट्रूडो ये नहीं देख पाए कि अगर भारतीयों का कनाडा जाना कम हुआ तो खुद कनाडा के लिए यह फैसला कितना बड़ा नुकसानदायक होगा। एक एक करके कुछ आंकड़े आपके सामने रखते हैं। कनाडा में 4,27,000 भारतीय छात्र पढ़ते हैं, जो दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा हैं। हर साल 2 लाख से ज्यादा भारतीय छात्र कनाडा पढ़ने जाते हैं। कनाडा में कुल भारतीय 28,80,000 हैं, जिनमें 18,60,000 प्रवासी और 10,20,000 अनिवासी हैं। वहीं कनाडा में 7,70,000 लोग सिख समुदाय से आते हैं। कनाडा भारत के बाद सिख आबादी वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। यह आंकड़ा बहुत बड़ा है और अब यह भी समझ लीजिए कि इससे कनाडा का कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है। कनाडा का कार्यबल भारतीय माइग्रेशन पर काफी ज्यादा निर्भर है। भारतीयों का कनाडा की अर्थव्यवस्था और संस्कृति में बड़ा योगदान है। छोटी नौकरियों में भारतीय कामगारों की बड़ी भूमिका है। साथ ही उच्च शिक्षा और शोध में भारतीयों की मौजूदगी से कनाडा को नवाचार का लाभ मिला है। आज की एक और बड़ी खबर पहुंचाते हैं आप तक। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने लॉरेंस गैंग से जुड़े एक ऐसे सिंडिकेट का खुलासा किया है जो अपने टारगेट को हिट करने के लिए जीपीएस ट्रैकर का इस्तेमाल करता था। मतलब साफ है कि अगर खतरा हो तो टेक्निकल सपोर्ट की मदद से विरोधी को निपटा दो। जीपीएस ट्रैकर एक ऐसी डिवाइस जिससे आपकी गाड़ी की लाइव लोकेशन पता चल सकती है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग इसी ट्रैकर से अपने टारगेट को चुन चुन कर मरवा रहा है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 7 शूटर्स को गिरफ्तार किया तो उनसे बरामद चीजों में हथियारों के अलावा जीपीएस ट्रैकर देखकर पुलिस भी चौंक गई। गाड़ी में जो टारगेट होता है उसकी गाड़ी में कई बार ये जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगा देते हैं, सो दैट टारगेट को जब कोई किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ वो वनरेबल हो और सेफ और जहाँ पे ये लोग उसको इजीली वेलेट कर सके, उस जगह को स्पॉट करने के लिए लगाया गया था। लॉरेंस के शूटर इस डिवाइस से अपने टारगेट को आखिर तक ट्रैक करते थे। लॉरेंस के ये शूटर गंगानगर में सुनील पहलवान नाम के शख्स की हत्या को अंजाम देने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गए। वहीं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में डालते हुए उस पर 10 लाख रुपए का इनाम रख दिया है। अनमोल बिश्नोई का बाबा सिद्दीकी के शूटर से कनेक्शन सामने आया था। ये भी पता चला था कि बाबा सिद्दीकी के हत्यारे उस दिन स्नैपचैट से अनमोल के संपर्क में थे। जनहित की अगली खबर अमेरिका से है, लेकिन इसमें भारत के लोगों का भी हित है। अमेरिका के चुनावी चकल्लस में आज डोनाल्ड ट्रंप के 3 बयान सुर्खियों में हैं। 3 में से एक बयान को सुनकर अमेरिका में रहने वाले भारतीय आज बड़े दुखी होंगे।
चुनावी राजनीति का एक अंदाज होता है जिसमें कुछ खास लोगों को इसलिए भला बुरा कहा जाता है ताकि वो अपने वोटरों को खुश करें, वो ताली बजाएं और चुनाव में वोटों का अंबार लगा दें। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप भी खुलकर ये नुस्खे आजमा रहे हैं। ट्रंप के 3 बयानों में अमेरिका फर्स्ट वाला पुराना नारा भी है, जिससे वो फिर बाहरियों को निशाने पर ले आए हैं। पहला बयान अमेरिका में आ रहे प्रवासियों पर था। ट्रंप मानते हैं कि दुनिया अमेरिका को डंपिंग यार्ड समझ रही है। Right, and we're a dumping ground. We're like a garbage can for the world. That's what's happened. ये बयान अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को जरूर चुभ रहा होगा, क्योंकि प्रवासी तो वो भी हैं। इधर अगला बयान सीधे कमला हैरिस को नीचे दिखाने के लिए दिया गया। ट्रंप ने कहा कि अगर कमला हैरिस चुनाव जीत जाएंगी तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उनसे बच्चे की तरह बर्ताव करेंगे। ट्रंप ने अंग्रेजी में कहा, जिनपिंग विल ट्रीट हर लाइक अ बेबी। उनके इस बयान का बेबी शब्द भी सियासी अखाड़े में दोनों पक्ष के लोगों को लड़ा रहा है। तीसरे बयान में ट्रंप ने ओबामा पर वार किया। उन्होंने कहा कि ओबामा से ज्यादा जटिल चुनाव उन्होंने जीता था, फिर भी नोबेल पुरस्कार ओबामा को मिला। अमेरिका में फाइनल वोटिंग को 10 दिन ही बचे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी एग्जिट पोल किसी एक को जीतता हुआ नहीं दिखा पा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में सारे मसाले मौजूद हैं। बस इंतजार है 5 नवंबर का, जब दुनिया के इस शक्तिशाली देश को उसका नया राष्ट्रपति मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय खबर से एक बार फिर से लेकर आते हैं आपको देश की खबर की ओर। दिल्ली से एक कार गुजरात की ओर जा रही थी। उस कार की कीमत 11 से 20 लाख के बीच की थी, लेकिन राजस्थान में जब कार की चेकिंग की गई तब पता चला कि इसकी असली कीमत तो करोड़ों में है। आखिर क्या है माजरा? कार के अंदर क्या था जिसके कारण उसकी कीमत इतनी ज्यादा बढ़ गई? देखिए। सफेद रंग की इस कार को, इसके मॉडल को ध्यान से देखिए। इस कार की कीमत भी आपको पता होगी, लेकिन हम ये कहें कि ये कार 7 करोड़ की है तो आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यकीन करना ही पड़ेगा क्योंकि ये तिजोरी वाली कार है, इसीलिए 7 करोड़ की है। कार में तिजोरी और तिजोरी में पैसा। इसे देखकर जितने आप हैरान हैं उतनी ही राजस्थान पुलिस भी हुई थी। इस सीट को एडजस्ट करके आप कंफर्टेबल होते हैं, उसी के नीचे तिजोरी बनाई गई। तिजोरी के अंदर रखी रकम इतनी ज्यादा थी कि इसे गिनने के लिए मशीन लगानी पड़ी। गिनती खत्म हुई तब पता चला कि कार की सीट के नीचे करीब 7 करोड़ रुपए रखे गए थे। पैसों के ऊपर बैठे दोनों लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये दोनों हवाला का पैसा लेकर दिल्ली से गुजरात जा रहे थे। गाड़ी के अंदर जो 2 लोग बैठे थे उनका जो व्यवहार था वो हमारे को थोड़ा संदिग्ध प्रतीत हुआ, जिसके ऊपर गाड़ी की चेकिंग उन्होंने जब स्टार्ट की तो उसके अंदर करीब मतलब सीट के नीचे बॉक्स बना के उसमें 7 करोड़ के आसपास का अमाउंट हमारे को मिला है। उसकी जांच जारी है। ये 7 करोड़ की रकम किसकी है, तिजोरी वाली गाड़ी किसकी है और पकड़े गए दोनों आरोपी किसके लिए काम कर रहे हैं? फिलहाल तो ये सवाल है जिनके जवाब राजस्थान पुलिस अब तलाश रही है। अगली बार जब आप लखनऊ जाएं और वहां कोई भिखारी मिले तो उससे जरा अदब से पेश आइएगा, क्योंकि हो सकता है वो आपसे भी ज्यादा पैसे वाला हो। खबर चौंकाने वाली है। पूरी खबर देखने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। ये है लखनऊ के भिखारी। इनमें से कुछ लोगों के लिए भीख मांगना किसी नौकरी की तरह है। भीख के दम पर इनका पैकेज भी काफी हाई फाई है। प्रशासन के सर्वे के मुताबिक लखनऊ के कई भिखारी हर दिन 3,000 रुपए तक कमाते हैं, यानी महीने के हुए 90,000 और साल के हुए 10,80,000 रुपए। इतनी सैलरी तो कॉर्पोरेट में काम करने वाले उन लोगों की भी नहीं होती जो दिन के 8 से 10 घंटे कंप्यूटर पर अपना सर मारते हैं। मजे की बात यह है कि सैलरी का रोना रोते हुए जब कॉर्पोरेट के लोग मंदिर में भगवान के पास अर्जी लेकर जाते हैं तो भिखारियों को दान जरूर देते हैं, और अब उसी दान से लखनऊ के कुछ भिखारी लखपति बन गए हैं, क्योंकि मंदिर भिखारियों की आमदनी का हॉटस्पॉट माना जाता है। नगर निगम और दूसरे विभागों के सर्वे के मुताबिक लखनऊ के लोग हर दिन 63 लाख रुपयों की भीख देते हैं। इनमें महिलाएं सबसे ज्यादा कमाती हैं, जबकि पुरुष उनसे काफी पीछे हैं। करीब 5,000 भिखारियों की सर्वे रिपोर्ट आने के बाद एबीपी न्यूज की टीम भी लखनऊ के भिखारियों की मालदार कमाई का राज जानने पहुंची। हालांकि कैमरे के सामने भिखारियों ने अपनी कमाई नहीं बताई। हमारे यहाँ मंगल को 10 रुपए हमको मिलते हैं, बाबूजी देते हैं, और किसी को पैसा नहीं मिलता। नहीं, हम लोग 3,000 रुपए नहीं कमा लेते। अरे 100-200 कभी कदार मिल जाते हैं, वो भी नहीं बनते हैं। 1,000 रुपए भिखारी जमाता है, क्या सही है?
है। आपको बता दें कि हमारा मकसद किसी की मजबूरी का मजाक उड़ाना बिल्कुल नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपको जरूरतमंद लगे तो उसकी मदद जरूर करें, लेकिन सही पहचान भी करें। बात अब रिया चक्रवर्ती की करेंगे। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सीबीआई की ओर से जारी लुकआउट सर्कुलर अब रद्द ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा है, लेकिन इस मामले में सीबीआई को फटकार भी लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को लुकआउट सर्कुलर रद्द करने के मामले में राहत देते हुए सीबीआई को जिस तरह से फटकारा, उसका सीबीआई को भी अनुमान नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक तुच्छ याचिका सिर्फ इसीलिए लगा दी क्योंकि आरोपियों में एक हाई प्रोफाइल है। हम आपको चेतावनी दे रहे हैं, आगे ऐसा ना करें वरना इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती के साथ उनके भाई शौविक और पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के खिलाफ लुकआउट नोटिस रद्द करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। पूरा मामला एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ा हुआ है। रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर सुशांत को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगा था। मुंबई पुलिस के बाद ये केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया था। 2020 में सीबीआई ने रिया और उनके परिवार के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फरवरी में सीबीआई के लुकआउट सर्कुलर को रद्द कर दिया था, जिसे फिर से लागू कराने के लिए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।